गैप अप, उसके बाद हल्का सा मिनी कोलैप्स, लेकिन अब स्टेबिलिटी, और अब स्टेबिलिटी 0.5% ऊपर निफ्टी अब। और अब क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट ट्रेड का हो चुका है, आपके पास एक सैक्रोसैंक्ट लेवल है वॉच आउट करने का, 21,594 लोअर साइड पर और 21,673 हायर साइड पर। देखते हैं अब हम किस तरफ निकल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ है, वो भी हल्का जरूर हुआ हायर लेवल से, लेकिन अब एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग वहाँ शुरू हुई है, कर्टसी निफ्टी आईटी, टीसीएस और इन्फोसिस। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि डे हाई निकला अगर, तो और 200-300 पॉइंट की रैली बन सकती है निफ्टी आईटी में। बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी इनडिसाइसिव है, पहले रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन अब लोअर लेवल पर थोड़ी सी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। गेनर्स में अदानी पोर्ट्स, बिरला सॉफ्ट, ट्रेंट, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इंटरग्लोब 3,000 क्रॉस कर रहा है अब। और लूजर्स में खैर ऑब्वियसली सबसे ऊपर जी एंटरटेनमेंट 10% नीचे, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया और पॉलीकैब, ये कुछ और लूजर्स में शुमार। वीरू जी, तो ये अब तक की छोटी सी बाजार की समरी थी, आपने स्क्रीन पर देखी। मेहमान आपके स्क्रीन पे हैं, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, जो पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, विकास सालुके और सुदीप शाह इस सिक्योरिटी से फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। कल हमने देखा था थोड़ा प्रेशर, बाद में आज वापस ऊपर देखने मिल रहा है। लेकिन स्टॉक में भी मुझे लगता है दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पे देखने मिलेंगे। मेरा पहला कॉल रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को कल भी 2 दिन से हमने नोटिस किया है यहाँ पे अभी भी प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है, तो हिंडाल्को यहाँ पे सेल करके जाना है। नीचे में मुझे अभी भी लग रहा है कि 560 550 के आसपास के अभी भी लेवल यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को में मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 588 का है, तो हिंडाल्को यहाँ पे शॉर्ट कॉल लेके जाना चाहिए नीचे में 560 550 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा रहेगा बाय कॉल मदरसन सुमी। हिसाब से कल भी हमने देखा कि नीचे वाले मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिला। हालांकि 104 के ऊपर ये काउंटर अभी भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा, तो 112 114 का नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पे 114 के टारगेट के लिए मदरसन सुमी यहाँ पे बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 102 का, तो मदरसन सुमी यहाँ पे बाय कॉल रहेगा 102 के स्टॉप लॉस से 114 का। ओके, चलिए तो ये इस समय दो कॉल्स विकास जी की। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपके पिक्स? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, मेरा पहला पिक है ट्रेंट, टाटा ट्रेंट। तो ट्रेंट में हमने देखा कि एक बहुत बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, और पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट में भी थोड़ी उथल पाथल थी तभी भी स्टॉक ने बहुत बड़ा डेंट नहीं दिया था, और आज पहला अपॉर्चुनिटी वापस से रिबाउंड में स्टॉक में हमने देखा है कि 3100 के ऊपर अब फिर से सस्टेन कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से 3080 3098 के हाइज बना रहा था, और आज ये पिछले 4 दिन के हाइस के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, और ट्रेंड फॉर्मली स्ट्रॉन्ग है डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 3070 के स्टॉप लॉस से 3190 के टारगेट्स के लिए टाटा ट्रेंड में बाई कर सकते हैं। और एक रहेगा सेल कॉल। अब यूपीएल में हमने देखा है कि एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड है, पिछले कुछ महीनों से ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, और जब जब एक हल्का सा राइज आता है अप टू 50 ईए में, तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और हमने देखा है पिछले हफ्ते भी 600 के लेवल से वहां से ही स्टॉक ने रिवर्सल दिया, और अब स्टॉक ने जो दिसंबर का जो स्विंग लो था तकरीबन 570 के आसपास का, तो उसको भी स्टॉक ने तोड़ के अब उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यूपीएल में एक सेल किया जा सकता है 566 के स्टॉप लॉस से 543 के टारगेट के लिए। ओके, यूपीएल पे आपकी सेल कॉल है। आप केमिकल बास्केट में थोड़े से शॉर्ट्स ओपन करने के बारे में सोचते हुए, राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए, एक बाय एक सेल के साथ जाएंगे, मार्केट ही वैसा है। देखिए, सेल करेंगे हम बाटा को। कल इसमें एक सीरियस ब्रेकडाउन देखा गया, आज सुबह का एक पॉज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से बाटा एक अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है जहां पे हम सेल कर सके। तो इट्स अ सेल बिलो 1600 मार्क इन बाटा। स्टॉप लॉस होगा 1625 का, थोड़ा सा डीपी रखूंगा मैं। इसका जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी, वो रहेगा 1540 1550। तो यहाँ पे कम से कम 50 पॉइंट का फॉल मुझे लगता है बाटा में आना चाहिए। एट द सेम टाइम जो बाय करेंगे वो रहेगा बिरला सॉफ्ट। देखिए, काउंटर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। आईटी में मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से मूव है, ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे भागेंगे। 730 पे 730 पे चल रहा है, हमें बाय करना है 720 के स्टॉप लॉस के साथ। 750 प्लस का इसका स्विंग का टारगेट होगा। तो बाय बिरला सॉफ्ट एंड सेल बाटा। ओके, मानस, आपकी फ्रेश ट्रेड?
अनुज जी, एक बाय और एक सेल ट्रेड है। पहले खरीदारी करेंगे इंडिगो में। आई थिंक इंडिगो में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन इस कंसोलिडेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी स्टॉक नहीं गया। आई थिंक आज का जो मूव है वो ब्रेकआउट मूव है। करंट लेवल्स पे आप इंडिगो में खरीदारी कर सकते हैं। 2994 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3125 3125 के टारगेट सेट करने हैं इंडिगो में। बिकवाली फिर केमिकल क्षेत्र में करेंगे। यूपीएल में मैंने पहले रिकमेंडेशन दिया। अब नवीन फ्लोरीन पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस वीकनेस देखने को मिल रही है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी नवीन फ्लोरिन में। 3621 3621 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 3500 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो चलिए ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन मेरा ध्यान बार बार निफ्टी आईटी पर जा रहा है, क्योंकि अगर मार्केट की नैया पार करानी है तो निफ्टी आईटी को थोड़ा और पुश करना होगा। और अब डे हाई की तरफ बढ़ते हुए हम 1.6% ऊपर, और एक बार इन्फोसिस लेकर आइए। मेरे ख्याल से कल भी हमने इसको स्पॉटलाइट में कवर किया था, और आज भी देखिए लोअर लेवल सब रिकवर हो रहा है, और अब अगर डे हाई क्रॉस किया यहाँ पर तो मुझे लग रहा है एक अच्छा वापस एक ट्रेड बनेगा। 1553 था इसका डे हाई, देखते हैं उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। निफ्टी भी अब फिर एक बार अटेम्प्ट ले रहा है, अब 122 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी। आज इन्फोसिस टीसीएस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन एक बार निफ्टी का भी चार्ट लेकर आइए। डे हाई पर इस समय, डे हाई पर तो नहीं है लेकिन डे लो से ज़रूर थोड़ी सी रिकवरी आई है निफ्टी में 21,634 पर। एक बार एसआरएफ लेकर आइए। कल ये गाबा सर ने एसटीबीटी कॉल दी थी, मुझे याद अच्छे से, जब हम डिस्कस कर रहे थे एसआरएफ केमिकल स्टॉक्स पर एक बात हुई थी कि कोई ट्रेड है क्या। एसआरएफ पर एसटीबीटी था, और देखिए यहाँ पर अब करीब करीब 0.25% की डिक्लाइन इस समय। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर वीकनेस बढ़ रही है इस समय। एक बार आप लेकर आइए यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूबी में सेलिंग है। उसके अलावा आरईसी और पीएफसी में सेलिंग है। मानस, कोई व्यू इस समय यूबी पर, यूनाइटेड ब्रूअरीज? देखिए, यूनाइटेड ब्रेवरीज के अगर हम पैटर्न देखें तो वो थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं, क्योंकि कल स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिए। आज कल के लोस को ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। तो बिल्कुल यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। आपको 1861 का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। आई थिंक इस मूव में ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1775 है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक और स्टॉक भारती एयरटेल फिर से अब डे हाई पर आ गया। राजेश जी, कोई व्यू भारती एयरटेल पर? अनुज जी, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में भारतीय सपोर्ट करना चाहिए। तो जो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था उसको थोड़ा सा अपडेट करें। 1040 1045 के नीचे मुझे लगता है ये फिसलना नहीं चाहिए, तो हम स्टॉप लॉस को हम अभी रखेंगे 1048 पे, और रन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1075 1080। अच्छा विकास, एक बार इंडिगो को देखिएगा। 3040 डे हाई पर मेरे स्क्रीन पे जो ऑप्शन एक्टिविटी है इंडिगो की बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारी कॉल्स डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, वाकई स्ट्रॉन्ग स्विंग, क्योंकि कॉल्स जा चुकी है, इस पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे स्क्रीन पे जो इसकी 3000 के ऊपर की 3-4 स्ट्राइक्स जो हैं वो डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, वाकई स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डे हाई। और इनफैक्ट ये इसका ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री भी है। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक बार आप लेके आइएगा आज फिर से कमिंस इंडिया 2035 पे। कुछ देर पहले मैंने एबीबी का जिक्र किया था, सिमेंस का जिक्र किया था, बट अब कमिंस इंडिया बहुत ही क्लियर एक राउंडिंग बॉटम का। इनफैक्ट एक टिपिकल, अगर आप अपने गुरुकुल में पढ़ी हो, एक टिपिकल अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना कप एंड हैंडल, उसका ब्रेकआउट है। मानस, आपका व्यू इस वक्त कमिंस पे? तो देखिए, जैसे बीबी और सीमेंस की बात हुई थी मॉर्निंग में, वैसे ही पैटर्न कमेंट्स में भी बन रहे हैं। ये भी तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो वीरेंद्र जी, यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। आई थिंक 2004 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है, और ऊपर की तरफ 2075 और उसके ऊपर 2095 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कमेंट्स में। ओके, चलिए ये इस समय की टेक्निकल कॉल्स, लेकिन अब फोकस करते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर। गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा, जो कैपिटल मार्केट में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे तो खैर राकेश पूरी मार्केट को ट्रैक करते हैं, लेकिन कमोडिटी और मेटल स्पेस पर इनकी खास पकड़ है, और मैक्वारी के साथ भी काम कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या इस समय मार्केट को लेकर व्यू बन रहा है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। इस साल पहली बार आपसे बात हो रही है। 2024 के लिए क्या व्यू बन रहा है? क्या 2023 वाली तेज़ी कंटिन्यू करेगी, या ये साल थोड़ा टफ रहेगा? तेजी कंटिन्यू तो करनी चाहिए, बट जिस तरह की ऑलराउंड तेजी थी वो तो नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा मार्केट, एंड अर्निंग्स ग्रोथ काफी मैटर करेगा 2024 के लिए, क्योंकि काफी मार्केट होप पे भी चल चुका है।
तो बीच बीच में रियलिटी चेक आने वाला है, और जैसे कि अभी Q3 के रिजल्ट्स ड्यू है, तो एक रियलिटी चेक ड्यू है हमारे मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बट ट्रेंड ऊपर का ही बना रहना चाहिए। ओके, ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो क्या थीम्स आपके हिसाब से 2024 में चलेंगी? देखिए, मेरे को लगता है कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली तो हो चुकी है, और अभी मैक्रो सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है। मतलब हालांकि जैसे अपन यूएस में अज्यूम कर रहे हैं कि फेड रेट कट होगा और रिसेशन नहीं आने वाला है, और चाइना में स्टिमुलस है, और इंडिया तो हम लोग ने अज्यूम कर ही लिया है कि बीजेपी 2024 इलेक्शन जीत ही जाएगी। तो हमने सब कुछ चीजें अज्यूम कर ली हैं जो पॉजिटिव हो सकती है। अब इसमें से अगर कुछ नेगेटिव होता है तो काफी फेरबदल होने की उम्मीद है। तो मेरा मानना यह है कि ये मार्केट उतना ब्रॉड बेस्ड नहीं होने वाला है, स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ओके, डोमेस्टिक सेक्टर्स पे आता हूँ मैं राकेश जी, इन डोमेस्टिक सेक्टर्स पे। लेकिन क्योंकि आपने जो बात कही कुछ देर पहले इस प्रश्न के उत्तर में कि हमारा रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा इन अर्निंग्स के मद्देनज़र, अब निफ्टी चला, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, बैंक निफ्टी चला ऑल टाइम हाई पर, मिड कैप स्मॉल कैप को हम देख ही रहे हैं, पर इट्स निफ्टी आईटी जो अपने हिस्टोरिकल हाइज 39,600 की ट्रेजेक्ट्री से अभी भी करीब 5,000 का डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं। निफ्टी आईटी पर और सर आईटी स्टॉक्स पे व्यू क्या है आपका? यहाँ पर भी दो धड़े हैं, आईटी मिड कैप आईटी बहुत स्ट्रांग रहा, लार्ज कैप आईटी एक स्ट्रगलिंग दौर से गुजरते गुजरते कुछ स्टेबल हुआ है। आपका व्यू इस स्पेस पे सर? आईटी सेक्टर मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच मोड में है अभी, और रिजल्ट्स तो इतने खास होने नहीं है Q3 के, बट आउटलुक क्या है उसी पे ही डिपेंड करेगा। अच्छी डील विंस हैं, अच्छे इंक्वायरीज हैं कंपनीज के पास, बट वो टर्न अराउंड नहीं कर पा रही थी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और मुझे लगता है कि जैसे लार्जली जो डेवलप मार्केट है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, वो लोग भी वेट एंड वॉच मोड में चल रहे थे। तो क्या उन्होंने अपने डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए हैं, क्या इनको न्यू ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, वो देखना भी बाकी है। अभी एकदम कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अगर गाइडेंस अच्छी आती है तब तो न्यू हाई की तरफ चल देगा, बट फिलहाल देख के लग रहा है कि रेंज बाउंड ही रहने वाला है। ओके, आई थी मोर और लेस रेंज बाउंड, और गाइडेंस पे डिपेंड करेगा कि बाजार को मतलब यहाँ से क्यों क्या व्यू बनाना चाहिए। आप कमोडिटीज पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ रखते हैं सर। मैं केमिकल्स का जिक्र कर सकता हूँ, मेटल, फेरस, नॉन फेरस, मैं थोड़ा सा सीमेंट का भी जिक्र करना चाहूँगा। सीमेंट पर आपकी रीडिंग क्या है? और हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में इस बार पूरे सेक्टर को डिलीवर करते हुए देखा। अभी सीमेंट पे आपका टेक सर इस साल के लिए, मतलब अगले 3 महीने के लिए एटलीस्ट? सीमेंट का बेसिकली ये क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ उतना अच्छा नहीं रहा है, बट प्राइस इंक्रीज है और कॉस्ट रिडक्शन है, जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपांशन काफी सॉलिड आने वाला है। और एक्चुअल में अर्निंग्स ग्रोथ के लिए मार्जिन एक्सपांशन ही मैटर करता है। तो सीमेंट कंपनीज एक गुड फुटिंग पे है मैं कहूँगा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले एक डिमांड पिकअप का दौर भी आ सकता है कि गवर्नमेंट कुछ इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए पुश करे, तो सीमेंट डिमांड भी थोड़ी रिकवर हो सकती है। तो सीमेंट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। दूसरा जो ट्रेंड सीमेंट में चल रहा है कि अभी अल्ट्राटेक और अडानी के बीच में होड़ लगी हुई है कंसोलिडेट करने के लिए, तो उससे भी थोड़ा जो छोटी सीमेंट कंपनीज है उनमें भी काफी इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक तरफ से सेक्टर अच्छा चल रहा है, दूसरी तरफ से कंसोलिडेशन है, और तीसरा है कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की अपने को इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट इसकी मोस्टली एनर्जी कॉस्ट होती है, कोल और ऑयल दोनों ही बिनाइन चल रहे हैं। तो इसके लिए अभी मेरे को लगता है कि और रैली बाकी है। ओके, चलिए। अच्छा, एक स्पेस जिस पर अब आपसे व्यू लेना चाहूँगा मैं, वो है केमिकल्स, क्योंकि बहुत बड़ी रैली के बाद एक बड़ी डिक्लाइन आई, फिर एक रैली बन रही थी, लेकिन कल परसों जो न्यूज़ फ्लो आया, आई एम नॉट श्योर अगर आपने वो न्यूज़ फ्लो फॉलो किया या नहीं, उसके बाद वापस एक डिक्लाइन आई है। क्या व्यू होगा आपका इस समय इस स्पेस को लेकर? केमिकल सेक्टर सबकी उम्मीद यही थी कि Q3 को लेके एक बॉटम आउट जैसा बन जाएगा,
और मार्केट जैसे है कि पहले से ही डिस्काउंट करने की कोशिश करता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को, लगता है कि एक रियलिटी और जो मार्केट एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए एकदम कोई रैली मुझे नहीं लग रहा कि केमिकल में एकदम बन जाएगी। नीचे में वॉलेटिलिटी बनती रहेगी, और क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े ठीक हैं तो आई थिंक इन्वेस्टर रोटेट करते हैं बीच बीच में, बट एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है अभी एक बुल साइकिल के लिए केमिकल्स के लिए। चलिए एक और स्पेस जहां पर पिछले 3 से 6 महीने में बहुत पैसा बना, वो है ऑटोमोबाइल स्पेस। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, एक सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स को छोड़ दें तो, और एंसिलरी स्पेस, यहाँ पर भी काफ़ी पैसा बना। यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तेजी तो बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से इन्वेंट्री का डाटा आया है और जैसा लग रहा है कि डीलर पे इन्वेंट्री एटलीस्ट 4 व्हीलर की काफी बढ़ चुकी है, तो वो एक थोड़ा सा सावधान रहने की बात है। मुझे लगता है 2 व्हीलर थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। एक तो रूरल रिकवरी के कुछ साइंस है, और दूसरा इलेक्शन से पहले भी काफी पैसा बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि 2 व्हीलर में थोड़ी और तेजी देखी जा सकती है। अच्छा राकेश जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी तक हमने आपसे की नहीं, ये सऊदी अरब का जो दाम घटाने का निर्णय है और स्पेशली जो डिमांड एनवायरनमेंट है अभी उसको देखते हुए, अभी क्रूड में आपको लग क्या रहा है? अभी कहाँ तक का रिट्रेसमेंट गिरावट संभव है? आई मीन मोर और लेस हम बीते एक महीने से 75, 76, 78 की ट्रैजेक्टरी को मेंटेन कर रहे हैं। ये मीडियम टर्म आउटलुक आपका क्रूड पे क्या है? देखिए, फिलहाल तो डिमांड आउटलुक उतना कोई स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इतना जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हुए भी क्रूड ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ज़्यादा डाउनसाइड क्रूड में है नहीं, और ये जितने भी प्रोडक्शन कट्स की जो कोशिश की जा रही है, उससे मुझे लगता है कि 2024 के सेकेंड हाफ में क्रूड प्राइसेस थोड़ा फर्म अप हो सकते हैं। तो ओवरऑल 2024 के लिए मुझे उम्मीद है कि अराउंड बिटवीन $80 to $90 रहना चाहिए। और अगर मैं प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में जाऊं राकेश जी, तो गोल्ड, सिंस हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो गृहिणियां हैं वो गोल्ड भी लेती हैं, गोल्ड पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? अब 60 to 240 की ट्रैजेक्टरी अप्रॉक्सीमेटली मेंटेन कर रहे हैं लोकल मार्केट्स में, व्यू यहाँ पर? तो गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है, और अभी जैसे कि यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा था, तो गोल्ड प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला है। एंड दूसरा हमारा एक मैरिज सीजन भी चल रहा था, तो उससे भी काफी डिमांड इंप्रूवमेंट आती है। तीसरा ये है कि इंटरनेशनली देखा गया कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपना गोल्ड का परचेज काफी बढ़ाए हुए थे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड काफी वेल सपोर्टेड है। $1950 के नीचे तो जाना नहीं चाहिए, बट बहुत ज्यादा भाग जाएगा ऐसा भी नहीं लग रहा। ओके, चलिए फिर अब राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं सुशील केडिया से, और उनसे जानते हैं कि इस समय क्या रहने वाला है मार्केट पर व्यू, और क्या उनकी बिग एंड बोल्ड कॉल्स इस समय होने वाली हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब आप आए थे थोड़ा सा नर्वस थे मार्केट पर, वो नर्वसनेस अभी भी बरकरार है क्या? क्योंकि हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है इस पिछले एक हफ्ते में। तकरीबन 1000 पॉइंट तक की बात मैंने भी की, आपने भी की, और अब ये जो करेक्शन बना है ये बड़ा सॉफ्ट करेक्शन बना है। मतलब जो यूजुअल स्टॉक रोटेशंस में इंडिविजुअल स्टॉक्स के करेक्शन आ जाते हैं, अगर मेरी ये निफ्टी की चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख पा रही है, तो इसने पूरे 6-7 दिन गुजार दिए और एक बड़ा हम्बल सा ही करेक्शन इसने किया है। तो एक संशय पैदा होता है कि जिन स्टॉक्स में करेक्शन होना है वो बारी बारी से करेक्शन होते रहेंगे, F&O में और निफ्टी के भी स्टॉक्स में, और कहीं निफ्टी एक और नया हाई तो नहीं दिखा देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे चार्ट तब देगी जब वो इस स्तर को क्रॉस कर जाएगी। देखिए 21,812 से ये सपोर्ट लिया, और फिर इसने रेजिस्टेंस लिया 21,830 पे 3 बार। तो करीब 21,830 के अगर ऊपर चला जाता है तो हम एक बार निफ्टी के करेक्शन की भावना को त्याग देंगे और फिर देखेंगे कि कब दोबारा नया सेल सिग्नल आता है। इंडेक्स के मूवमेंट में दो चीजें होती है, स्टॉक के इंडिविजुअल मूवमेंट और स्टॉक के साथ में जो कोवेरियंस मूवमेंट्स है। तो कोवेरियंस को कंप्रेस कर देगा मार्केट, अचानक निफ्टी जोर से बढ़ी हुई दिखेगी, और अंदर से इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो कमजोरी है लार्ज कैप्स में वो बनी रहेगी।
और इसी के साथ में एक चीज और कहूंगा कि मैंने बड़े गौर से सारे बी ग्रुप के चार्ट्स को देखा लास्ट 2-3 दिन में, और लगता नहीं है कि उनका एक ट्रेडिंग टॉप अभी बना है। तो बी ग्रुप में एक नया स्तर ज्यादातर स्टॉक्स में बने, जो भी अभी मोमेंटम में 8 से 10% की जगह बी ग्रुप में हो सकती है। इसलिए निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे क्या पता पुराने हाई को टच कर जाए या वापस रीटेस्ट करके ऊपर नया एक हाई बना दे। इस संभावना के प्रति हमें खुले रहना होगा जब भी निफ्टी 21,830 के ऊपर चली जाएगी। ओके अच्छा सुशील, एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि हर डिप पर आईटी में बहुत शानदार बाइंग आ रही है। आज फिर हमने देखा 2-3 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, और ऑलमोस्ट वही हम यूएस मार्केट में भी देख रहे हैं नैस्डैक में। हालांकि उनके आईटी स्टॉक्स अलग है हमारे आईटी स्टॉक से, लेकिन चार्ट पैटर्न्स तो सिमिलर रहे हैं। यहाँ क्या व्यू बन रहा है इस समय, और कोई टॉप आइडियाज इस स्पेस से? देखिए आईटी में मजा हमारे को मिड कैप्स में ही आ रहा है, जो सेकंड ईयर आईटीज है। ये इन्फोसिस की आप चार्ट को देखो, जितना भी इसने स्विंग ले लिया ये अभी भी इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है, जब भी ये वापस नीचे की तरफ फिरेगा मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड ही लूंगा। और जिस दिन ये इस रेड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड्स लेना बंद कर दूंगा। पर लॉन्ग्स लेने के लिए कोई बहुत मलाईदार जगह नहीं दिखती है, ट्रैप बन जाएगा लगता है। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको टीसीएस और विप्रो में भी दिखेगा, अलबेट थोड़ी बहुत चार्ट्स अलग होती हैं। ये देखिए जो टीसीएस के अंदर में आप अब इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ ले आइए, लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड लाइन, ये सारे आवरली चार्ट्स हैं, ये ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो मुझे आईटी स्टॉक्स को इस वक्त ये जो एक हमको स्क्रीन देख के लगता है ना कि बाइंग आ रही है, तो बाइंग के बराबर तो सेलिंग भी होती है। चार्ट्स में मेरे को नहीं जगह दिखती, चार्ट्स में ज्यादा क्लियर बात समझ में आती है कि यहाँ अभी कोई तेजी का दांव लगाने लायक आईटी स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में कहीं पे भी कोई पैटर्न बन पाया है। ये रिबाउंड्स हैं जिनमें अभी भी सेल करने के मौके हैं। जब तक ये रेजिस्टेंस लाइंस नहीं टूटती है तो स्टांस वही रहेगा, आईटी स्टॉक्स को रैली में बेचो। ओके अच्छा सुशील जी, एक टिप्पणी जो आपने पिछली बार कही थी जब आप निफ्टी पे थोड़ा सा वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे शॉर्टिंग का व्यू ना रखें। जब स्ट्रेंथ का व्यू था वो अभी तक भली भांति अगर आप देखिए प्ले हुआ। आपके बात करते करते अभी भी अदानी पोर्ट्स एट ऑल टाइम हाई, अदानी इंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे करीब 3,077 पे है। अभी इनमें आप कितना मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हायर लेवल्स के टारगेट्स क्या हैं आपके अनुसार? देखिए पहली बात, कोई भी टारगेट को सेट करने के पहले आपके रिटेल निवेशकों को आगाह करना बहुत जरूरी है कि इन स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है बाकी सारे स्टॉक्स के बनिस्पत। तो अगर मैं कह दूं कि यहाँ से अडानी इंटरप्राइजेस 3,075 वाला अगला पड़ाव 3,200 और फिर 3,500 है, तो 3,100 के आसपास ये स्टॉक है मान लीजिए, तो 400 रुपया सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है कि करीब 13% हो गया। पर ये इस तरह की चाल अगर इनमें आएगी तो सब 2-2.5 दिन में आ जाएंगे, तब तक ये टाइम पास कर रहे हैं। तो अडानी एक अच्छी खबर जो आई कि अब इन्हें सब जगह से क्लीन चिट मिल गई, और दूसरा कि ये अंडर परफॉर्मर्स और लगाड़ रह गए थे इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो ये जो अडानी के प्रति स्टांस है वही हमारा स्टांस बाकी भी सारे एफ&ओ स्टॉक्स पे है। अगर एक पीएल बहुत बड़ा लगाड़ रह गया और ये लगाड़ ने एक रैली देने के बाद वापस अच्छा डीप करेक्शन दे दिया, या अगर आपके इवन कोटक महिंद्रा को मैं कहूँ कंपेयर टू अदर बैंक्स, आप देखो होल आइडिया इस अडानी के पीछे की जो आइडिया, वही पूरी हमारी ट्रेडिंग की थीसिस है कि जो स्टॉक्स लगाड़ रह गए। अब देखिए कोटक ने इतना डीप करेक्शन दे दिया कंपेयर टू अदर बैंक्स, और एक पैटर्न कंप्लीट होकर आज बाई ब्रेकआउट आ गया। तो अगर हो सकता है कि कोटक भी 1990 चला जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको 10-15 रुपए का यहाँ स्टॉप लॉस रख के ही काम करना पड़ेगा। तो अब बाजार की परिस्थिति लार्ज कैप्स में ये है, सेल द स्ट्रेंथ बाय द वीकनेस। जो टेम्परली वीक दिख रहे हैं तो बाजार यहाँ छद्म रच रहा है। जो लगाड़ है, जो स्टॉक वीक रह गए हैं, वहां अभी भी जूस है, और जो बिल्कुल उछल रहे हैं वो कभी भी लुढ़क सकते हैं। अच्छा सुशील जी, मैंने हमेशा आपसे जो भी वार्तालाप है उसमें एक ना एक ऐसा स्टॉक पूछा है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ या फिर बेस से बाहर निकल के आ रहा हो। हमने ऑयल एंड गैस स्पेस में गेल को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए देखा, एमजीएल मिडवे में रहा, एक आईजीएल ने लोअर लेवल से पुल बैक लिया। इसमें कोई सीरियस और अच्छा ये पुल बैक में कन्वर्ट हो जाए, अच्छा मोमेंटम जनरेट करे, इस बात के कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको? मैं आपको एमजीएल और आईजीएल दोनों चार्ट्स दिखा देता हूं। हमने एक पहली जैसी ट्वीट डाली थी कुछ दिनों पहले कि विच पीएसयू स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर विल बिकम हाफ। तो ये एमजीएल की मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, चार्ट की 1 साल का आपको व्यू लेना है। 2-4 दिन के व्यू में सौदा सफल नहीं होगा। ये पूरी रैली इसकी एमजीएल की खत्म हो गई, गैस के स्टॉक की।
अब मैं इसकी चार्ट की विश्लेषण करूंगा तो समय निकल जाएगा, पर हमने इंटरनली ये व्यू अपने सब्सक्राइबर्स के साथ लिया है, जिसके भी पोर्टफोलियो में है एमजीएल को बेच दो, त्याग दो, और इसमें अब ये एक फाइनल टॉप आ चुका। अब अगर हम आईजीएल की इस चार्ट पे आ जाते हैं, देखिए तो ये जो उछाल सा आया है थोड़ा इतने बड़े शार्प क्रैकडाउन के बाद, ये सिर्फ एक रीबाउंड हमें प्रतीत होता है। कोई यहाँ से तेजी करके इसमें पैसे कमा लेगा, इस चीज की संभावना बड़ी कम है। 1-2 दिन की बात अलग है कि ये थोड़ा बहुत और उछल जाए। इवेंचुअली ये भी हेडेड है टुवर्ड्स नीचे की ही तरफ, इसका मुंह बन चुका है। तो हम कोई भी गैस स्टॉक्स में अब तेजी पर नहीं है, एक्सेप्ट कि गुजरात गैस में एक स्पर्ट आ सकता है, पर वो जो डिलीवरी लेके बैठे और 20% का स्पर्ट आ गया वो कमा सकता है, वो ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है। ओके अच्छा, बाय द वे मार्केट अब डे हाई पर आ गया और देखिए बिल्कुल पैटर्न, गैप अप फिर कोलैप्स, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग और अब डे हाई पर, और अब बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अब बैंक निफ्टी अपने पहले जोन को नेगेट कर रहा है, 47,800 वाले जोन को अब नेगेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी आईटी ये भी इस समय डे हाई पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, ये भी करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर। सुशील जी, फिर रॉकेट कॉल्स क्या होंगी, स्टॉक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए अब रॉकेट्स जो है ना यहाँ पे अपने फाइनल फेज में लगते हैं मुझे, जिनको हम सो कॉल्ड रॉकेट्स कहते थे। अगर मैं कह दूं आपको कि ये फाइन ऑर्गेनिक्स मुझे यहाँ से लगता है 500 रुपया बढ़ जाएगा, तो फाइन ऑर्गेनिक्स की चार्ट ऐसी है, इसकी चाल ऐसी है, 5-5% एक दिन में चलता है, तो 10% की चाल 2-3 दिन में अगर इसमें अचानक स्पर्ट आ जाता है, तो अब ये जो रॉकेट शब्द है थोड़ा सा हमें सावधानी से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट है एक इंपॉर्टेंट जोन में। देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। यूएस मार्केट्स में 80% टाइम जनवरी के पहले 5 दिन बाजार जो भी करता है पूरी जनवरी वही करता है। तो एक बार अगर ये 3-4 दिन की रैली है अगर ग्लोबल मार्केट्स में, और हमारा बी ग्रुप अगले 7-8 दिन जोर से जोश में उछल जाए, तो यहाँ हम नया स्टॉक, नया टोटल एक्सपोजर नहीं लेंगे। जितना भी टोटल पोर्टफोलियो का या लॉन्ग शॉर्ट का एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर को कांस्टेंट हमें रखना है, ये हमारा फैसला हो चुका। और ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स हैं बाजार के। बजट आएगा हमारा, तो 45 साल के बजट में सिर्फ 3 बजट ऐसे रहे कि जिसमें मार्केट ने बजट को ठीक से गैस किया। हर बार वो बजट से पहले जो भी बाजार का मूवमेंट रहता है उसके बाद उल्टा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनवरी में करेक्शन तो बनेगा, वेदर और नॉट निफ्टी को एक नया हाई अप टच कराए या ना कराए। तो हम बहुत ज्यादा नए स्टॉक्स अब ऐड नहीं कर रहे हैं। जैसे पैसा लो डिजिटल हमने 50 में लिया, कल 110 का भाव दिख गया, टेक प्रॉफिट हो गया। तो एक अब ये डिश टीवी अगर हम बहुत दिन से लेके बैठे हैं, अभी 28, 29, 30 जो भी अगर इसका स्पर्ट आना आ जाएगा तो वहां एग्जिट लेंगे। तो अब हम इंतजार में कि और ऊपर के लेवल मिले तो थोड़ा पैसा घर लेके आए। अभी बाजार में नया पैसा डालने का मूड नहीं। ओके चलिए फिर सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हैव अ गुड डे। गुड डे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।